बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बज़्म शायरी। नाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म में है, हमारे प्रोग्राम बज़्म शायरी में दुनिया उर्दू के उन मुमताज़ शख्सियात को मदऊ किया जाता है कि जिनका बराह रास्त ताल्लुक़ अदब तख्लीक करने से होता है। नाज़रीन, आज हमारे लिए बाइस फ़ख्र ये बात है, और यकीनन जो इस तरह से मेरे लिए बाइस फ़ख्र है, इसी तरह आज ये प्रोग्राम आपके लिए भी बाइस एज़ाज़, बाइस फ़ख्र है कि आपने हमारे मुल्क की, उर्दू दुनिया की इतनी मोतबर शख्सियात यकजा नहीं देखी होंगी। आज हमारे दरमियान दुनिया उर्दू की मुमताज़ शख्सियत, उनकी जो इल्मी खिदमात हैं यूनिवर्सिटीज़ के ताल्लुक़ से, उस पर भी मैं आपकी समातों तक जो अपने ख़यालात का इज़हार करूँगा। इस वक्त हमारी जो दुनिया उर्दू की, पाकिस्तान की बुनियादी शनाख्तें अपनी इल्मियत के ताल्लुक़ से, अपनी मुकम्मल शख्सियत के ताल्लुक़ से, डॉक्टर पीरज़ादा कासिम रज़ा सिद्दीकी साहिब आज हमारी बज़्म में वो मौजूद हैं। और ये भी आपके इल्म में मैं लाना ज़रूरी समझता हूँ कि डॉक्टर साहब वाहिद वो चांसलर हैं जिन्होंने 9 साल कराची यूनिवर्सिटी में इस मनसब पर फ़राइज़ अदा किए। न सिर्फ ऐसा नहीं कि 9 साल अपने फ़राइज़ की अदाई के बाद वो आराम फरमा रहे हैं, बल्कि गुज़िश्ता 2-3 बरस से वो ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी से इसी मनसब पर फाइज़ हैं और अपना ये दर्स का सिलसिला और इनके शागिर्द दुनिया भर में जहां आपको पाकिस्तानी कोई तरबियत याफ्ता नौजवान दिखाई देगा तो बिलाशुबा उनकी तरबियत में डॉक्टर पीरज़ादा कासिम रज़ा सिद्दीकी साहब का हाथ होगा। इसी तरह से नाज़रीन कराम, हमारे बज़्म में बाकमाल वसीउल मुताला शख्सियत मौजूद हैं। मुझे ये कहते हुए फ़ख्र महसूस होता है कि हमारे शहर का, हमारे मुल्क का और हमारी बुनियादी मुल्क की शनाख्त एक वसी मुताला शख्सियत, एक ख़ूबसूरत शायर, बेपनाह तख्लीकी सलाहियतों से लबरेज़ हमारे ख़ूबसूरत शायर फ़रासत रिज़वी मौजूद हैं। इनकी खिदमात के ताल्लुक़ से अगर मैंने तफसीली आपकी समातों तक उनका इंट्रो देने की जिसारत की तो मुझे मालूम है कि मेरे पास उनके लिए अल्फाज नहीं हैं। इसी तरह आज तीसरी बुलंद कामत शख्सियत आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं आपके इल्म में नाज़रीन कराम ये लाना ज़रूरी समझता हूँ कि आपके इर्द गिर्द जब भी कोई नौजवान नस्ल का एक ताज़ा कार PhD आपको दिखाई देगा तो आप ये समझ सकते हैं कि इनकी ज़ेर सरपरस्ती जो PhD की सनद इन्होंने हासिल की है उसके पीछे डॉक्टर शादाब एहसानी मौजूद हैं। डॉक्टर शादाब एहसानी कराची यूनिवर्सिटी के एक अहम शोबे से फ़राइज़ की अदाई फरमा रहे हैं। इस ताल्लुक़ से डॉक्टर साहब से भी बात की जाएगी। डॉक्टर शादाब एहसानी साहब के ताल्लुक़ से आपके इल्म में लाना ये भी ज़रूरी है कि वो सिर्फ़ फ़रोग़ इल्म की खिदमत अंजाम नहीं दे रहे, बल्कि वो ख़ुद भी यूनिवर्सिटी में होते हुए एक इंस्टीट्यूट का दर्जा रखते हैं और बाकमाल शायर हैं। तो मैं आपको तीनों आज की खूबसूरत शख्सियत से मिलवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वैसे मैं आप तमाम अहबाब की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। क़ब्ल इसके कि मैं कोई सवाल कायम करने की जिसारत करूँ, मैं अपने चैनल के CEO आमिर मसूद शेख साहब की जानिब से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इंतहाई कीमती वक्त में से बज़्म शायरी के लिए वक्त निकाला और बज़्म शायरी का हिस्सा बने। अगर आप तीनों अहबाब इजाज़त दीजिए तो मैं कुछ सवाल कायम करने की जिसारत करूँ। अगर आप जी अगर आप मुझे 1 मिनट दे दें। जी ज़रूर। तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि ये जो बज़्म शायरी के हवाले से आपने सजाई है, मैं इस पे आमिर मसूद शेख साहब और ये चैनल जो आपका है इसके लिए तहसीन और सताइश के अल्फाज कहता हूँ। बहुत शुक्रिया। इसलिए कि इतने सारे आजकल तो सिलसिले मौजूद हैं, लेकिन तवातुर से, संजीदा मिजाजी के साथ, इस तरीक़े से अगर अदब के लिए, ज़बान के लिए और उसकी सकाफ़त के लिए वक्त निकाला तो उसमें आपका ये चैनल और आपका ये प्रोग्राम बहुत मारूफ प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन कराम, मैं आपकी समातों तक ये बात भी मुंतकिल करने की जिसारत करूँगा कि आज का हमारा प्रोग्राम बज़्म शायरी खुसूसी प्रोग्राम है। ये तीनों शख्सियात, तीनों अशख़ास अपने इंतहाई कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर यहाँ हाज़िर हुए हैं और हमें ये शरफ़ अता किया है कि वो हमारी बज़्म का हिस्सा बने हैं। ये आज का खुसूसी प्रोग्राम है नाज़रीन।
और वो यूं है कि हमारे शहर के एक बहुत मोतबर, एक बहुत आलिम शायर नसीर तुराबी गुज़श्ता दिनों इंतकाल फरमा गए। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे शहर का, हमारे मुल्क का एक असल चेहरा, जो असल लोग हैं अदब से वाबस्ता, जिनके साथ नसीर तुराबी के बहुत से दिन गुज़रे, बहुत से साल गुज़रे, वो उनकी शख्सियत को किस तरह से देखते हैं, उनकी इल्मी सलाहियतों को किस तरह से देखते हैं। तो हम ये चाहेंगे कि नसीर तुराबी के ताल्लुक़ से वो तमाम बातें, उनकी वो तमाम काविशात जो आप तक नहीं पहुँच पाई हैं, हमारी कोशिश होगी कि अपने अज़ीज़ मेहमानान से आपकी समाज तक वो बातें भी मुंतकिल करना है। तो डॉक्टर साहब, मैं तो बहुत माज़रत ख़्वाह हूँ इस बात पर, और अगर मुझे इजाज़त दीजिए तो शादाब साहब का भी, डॉक्टर साहब का भी बहुत वक्त बसर हुआ। आपने भी बहुत करीब से नसीर तुराबी साहब को देखा, फरासत भाई ने भी बहुत करीब से देखा, और मैं जिसारत यूँ करना चाहता हूँ, अगर फरासत भाई इजाज़त दें, तो चूँकि ये एक वसी मुताला शख्सियत हैं और मेरी गुफ्तगू को मुझे सपोर्ट करते हुए आसानी पैदा कर देंगे और ये गुफ्तगू का एक सिलसिला बहाल कर देंगे। तो गर फरासत भाई, मैं आपकी खिदमत में ये सवाल रखने की जिसारत करूं कि नसीर तुराबी साहब को आप मजमूई तौर पर किस तरह से देखते हैं? देखिए, नसीर तुराबी साहब जो शोहरत रखते हैं अदब में, तो उसका बुनियादी हवाला उनकी गज़ल है। अच्छा। और उनकी गज़ल के बारे में कहा जाता है, और जैसा कि आपके इल्म में होगा कि उन पर एक ही मजमून लिखा गया। अच्छा। वैसे तो दो मज़ामीन हैं जो बहुत अहमियत रखते हैं। कि अहमद जावेद साहब ने जो उनकी तकरीब हुई थी नीपा में, वहाँ उन्होंने पढ़ा था, लेकिन वो कहीं तहरीरी सूरत में नहीं आया। अच्छा। और उन्होंने अहमद जावेद साहब से बारहा उसे तलब भी किया, तो उन्होंने यही कहा कि हम उसको जो है अभी रीराइट कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, उनको वापस नहीं मिला वो। लेकिन एक मजमून है जमाल पानीपती साहब का, गज़ल की तहजीब का शायर। अच्छा। आज मुझसे उसका जिक्र किया डॉक्टर शादाब एहसानी साहब ने, और मैं तो उसे भूल ही गया था। वो उनकी किताब नफ़ी से इस बात तक एक किताब है जमाल पानीपती की, उसमें है वो बड़ा कलीदी मजमून है उनके बारे में। वाह। जमाल पानीपती ने अपनी ज़िंदगी में कुछ मज़ामीन बड़े अच्छे लिखे हैं और बड़े बुनियादी नौइयत के लिखे हैं शख्सियात के हवाले से। फरीद जावेद पर उनका वाहिद आला तरीन मजमून है। उसके अलावा मदनी साहब पर उनका मजमून है बड़े शहर का शायर, बहुत अच्छा मजमून है। वाह। और ये गज़ल की तहजीब का शायर, ये शख्सियात के हवाले से। वैसे तो दबिस्तान रिवायत के मौजू पर लिखते थे और मगरबी जदीदियत के हवाले से लिखते थे, क्योंकि अस्करी साहब की यही रिवायत थी, लेकिन ये शख्सियात पर बड़े अहम मज़ामीन हैं। तो उस मजमून में उन्होंने ये लिखा है कि ये नासिर काज़मी और अजीज़ हामिद मदनी जो हैं, उसका ये एक तसलसल है उनकी शायरी। बहुत खूब। लेकिन उन्होंने ये भी लिखा कि उनकी गज़ल जो है उसमें फ़र्क ये है कि नासिर काज़मी ने तो ये किया कि जो हिजरत का दुख था नासिर काज़मी के यहाँ, वो अपना शहर छोड़ के आए थे जी। वो जो है अम्बाला को ढूंढते थे और उन गलियों को और उन कूचों को और अपनी बचपन की यादों को। तो वो लाहौर के बागात में, लाहौर की पुरानी इमारतों में, वहाँ उनको अपने उस बिछड़े हुए शहर की झलक नज़र आने लगी नासिर काज़मी को। तो उन्होंने अपनी एक दुनिया जो है, एक नई दुनिया शायरी की, एक नया इमेज वर्ड तख्लीक कर लिया, जिससे उन्होंने ये गज़ल लिखी। इब्तिदाई जो यानी बरगे नए की जो गज़लें हैं, उसमें तो वो शाखों पे जले हुए सवेरे, या उन्हें भी देख जिन्हें रास्तों में नींद आई, इस तरह की चीज़ें थी। लेकिन बाद में उन्होंने उससे एडजस्ट कर लिया और लाहौर में उन्हें उस बिछड़े हुए शहर की झलक दिखाई देने लगी। ये बात इंतज़ार हुसैन साहब ने भी मुझसे एक मुलाकात में कही कि नासिर के साथ ऐसा हुआ। मदनी साहब के साथ ये था कि मदनी साहब ने पूरी एक आलमी सूरत हाल में जो है इस अलमिये को देखा, हिजरत के अलमिये को, और किश्ते आदम के जल जाने का उन्होंने जिक्र किया। वो एक वसी उसका दायरा है, उसका विजन बहुत बड़ा है। नसीर तुराबी के यहाँ ये था कि ये जुमला जमाल पानीपती का है जो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि नसीर तुराबी के यहाँ तहजीबी रूह की मौत का नौहा है।
बहुत अच्छे। उन्होंने ये नहीं कहा कि तहजीब के बिछड़ जाने का गम है, या तहजीबी कदरों के जवाल का गम है, या उस रफ्तागां का जो उनके यहाँ एक पैथेटिक एहसास है वो इस तरह से है कि वो नॉस्टैल्जिया में तब्दील हो गया। नॉस्टैल्जिया नहीं है, ये एक तसलसल है। बहुत अच्छे। ये एक खोई हुई चीज को पा लेने का एक सफर है। बहुत अच्छे। एक ऐसी मंजिल है जो गुम हो गई है जवाल के गुबार में, और उस मंजिल को तलाश करना है और उस तक पहुंचना है। तो उन्होंने कहा कि ये उनकी शायरी का दुख है। ये बात उन्होंने क्यों कही, मैंने गौर किया कि ऐसी बात उन्होंने नसीर तुराबी साहब के लिए क्यों कही, क्योंकि ये बड़ा क्लेम है। तहजीबी रूह की मौत का एहसास होना ये एक मामूली बात नहीं है, ठीक है ना, ये बड़ी बड़ी यूनिवर्सल बात है। और इसका एक मेटाफिजिकल जो है पहलू भी है। वो उन्होंने इसलिए कही कि देखिए नसीर तुराबी जो थे बुनियादी तौर पर डॉक्टर साहब तशरीफ रखते हैं, डॉक्टर शादाब साहब तशरीफ रखते हैं, मुझसे बेहतर इन चीज़ों को जानते हैं और अभी बयान करेंगे आपकी खिदमत में, तो और आपके नाजरीन की खिदमत में बयान करेंगे। असल में इस बात से कोई इनकार नहीं करता कि नसीर तुराबी बुनियादी तौर पर एक उस्लूब परस्त शायर थे। बहुत अच्छे। यानी उनके यहाँ सारी कोशिश ये थी। गालिब देखिए, गालिब के लिए आप कहते हैं कि उसके यहाँ मजमून आफरीनी है, नुक्ता आफरीनी है, या एहाम की तहरीक पर जो लोगों ने तहरीरें लिखी, वो शमसुरहमान फारूकी का तवील बड़ा जबरदस्त मजमून है कि जो एहाम की तहरीक थी वो क्या थी, वो ये थी कि आप नुक्ता आफरीनी करते थे जुमानी लफ्जों से और उसमें मानी के मजीद शेड्स आप पैदा करते बहुत अच्छे। यानी कसीरुल मानवियत को हासिल करने के लिए आप एक ऐसी शायरी करते थे कि जिसके बातिन में इकहरे माने ना हो, उसकी वो परत दर परत मानी रखता हो। बहुत अच्छे। तो चूंकि वो उसलूब परस्त आदमी थे और उसलूब परस्त आदमी मजमून पर तवज्जो नहीं करता, उसकी सारी कोशिश उसकी जाहिरी जो है ब्यूटी पे होती है, शेर की लफ्ज पर होती है, और वो बड़े लफ्ज शनास आदमी थे, खूबसूरत। वो इतने लफ्ज शनास आदमी थे कि आप देखिए कि आखिर में उन्होंने शायरी के बजाय अपना रुख जो है वो लिसानियात की तरफ मोड़ लिया। ठीक। हमारे यहाँ लिसानियात पर डॉक्टर शादाब साहब से बेहतर कौन जानता है। सबसे पहली किताब तो दरियाए लताफत है, और उसके बाद बहुत मशहूर किताबें हैं, दत्तात्रेय कैफी की किताब है, अहमदीन की किताब है, खुद आज 100 बरस हो गए वज़े इस्तिलाहात को, वहीदुद्दीन सलीम पानीपती को 1921 में छपी थी सबसे पहले औरंगाबाद से, और इसी तरह हकीम नजमुल गनी की है बहरुल फसाहत, बहुत अच्छे। खुद नवाजुल अल्फाज पर आप ये डॉक्टर शादाब साहब उस पर काम कर रहे हैं। तो ये सारी किताबें चंद किताबें हैं। लिसानियात पर अगर आप गिनेंगे उर्दू में किताबें तो आपको 10 किताबों से कम ही किताबें मिलेंगी। बहुत अच्छे। उसमें उन्होंने फिर शेरियात जैसी किताब नसीर तुराबी ने शामिल की, बहुत अच्छे, उस ज़ख़ीरे में। बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें उन्होंने जो पहला जो चैप्टर लिखा है, अच्छा मुझे ये खुशी हुई वो किताब पढ़कर कि उसके आखिर में जो उन्होंने 10 आदमियों के नाम दिए हैं जिनसे वो इंस्पायर हुए ये किताब लिखने में, जिनसे उन्होंने इस्तिफादा किया, उसमें शादाब एहसानी साहब का नाम। तो क्या अच्छा होगा कि फिर हम शादाब एहसानी साहब से ये ज़हमत है शरियत के ताल्लुक से हम अपने इल्म में इजाफा मैं बस इस बात को मुकम्मल कर दूं। तो जो उनके यहाँ उस्लूब परस्ती थी, उस्लूब परस्त आदमी जो भी होते हैं, जितने उस्लूब पर जान देने वाले शायर होते हैं, वो मजमून के यानी उलूए ख्याल पर कोई तवज्जो नहीं देते। ठीक। वो या तो फीलिंग को बहुत अहमियत देते हैं, एहसास की शिद्दत को, कि एक जलता हुआ एक बर्निंग एहसास हो, या जज्बे की कुव्वत को वो अपनी शायरी में जगह देने की कोशिश करते हैं। उनके यहाँ ख्याल आराई नहीं होती। तो आपको नसीर तुराबी की गजल में उस तरह की ख्याल आराई नहीं मिलेगी, लेकिन उस्लूब में वो इतना हुस्न पैदा करते थे, बहुत अच्छे। और बल्कि सलीम अहमद तो कहते थे कि बहुत डेकोरेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे, कहना यार ये बहुत डेकोरेशन सजा कर पेश करते थे, इतनी सजावट करते थे। और उन्होंने खुद मुझसे एक ज़ाती मुलाकात में भी एक बार ये कहा नसीर तुराबी साहब ने कि मैं एक मिसरे को महीनों अपने साथ रहता हूँ और फिर बहुत वक्त उसके साथ बसर करता हूँ और बहुत मुश्किल से मैं उस मिसरे से मुतमईन होता हूँ। तो उस्लूब परस्त लोग हमेशा परफेक्शनिस्ट होते हैं और हमेशा अपने शेर से और अपनी चीज़ों से नामुतमईन रहते हैं, और यही तशनगी उन्हें अच्छे से अच्छा उस्लूब वज़ा करने में जो है वो इंस्पायर करती है और वो आगे बढ़ते रहते हैं। बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया फरासत भाई, आपकी इस खूबसूरत और तफसीली गुफ्तगू से कुछ सवाल आप शेरियात और लिसानियात के हवाले से कह रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, डॉक्टर शादाब साहब तशरीफ रखते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपने एक तवील वक्त नसीर तुराबी साहब के साथ बसर किया, गुजारा, आपने उन्हें मुकम्मल एक शख्सियत के रूप में भी देखा, एक तख्लीकार के रूप में देखा, एक पैकेज की सूरत में आपने देखा कि वो ज़िंदगी किस तरह से बसर की उन्होंने।
फिर हमने जो आखिरी दिनों में उनकी इंतकाल से कबल देखा कि वो, जैसा कि फरासत भाई ने हमारे इल्म में इजाफा किया, कि वो ज़बान की जानिब ज़्यादा मतवज्जो हो गए थे, उनकी लफ्ज़ शनास और ज़बान को बनाने में या संवारने में। फिर जैसे आप वो गलतुल आम या गलतुल अवाम कहते हैं, तो उस पर उन्होंने शेरियात गालिबन वो मुतारिफ नहीं, वो आखिर में उनकी एक लुगत है, स्लैंग्स की लुगत है, लुगतुल अवाम, लुगतुल अवाम। उस पर भी डॉक्टर साहब बताइए। शेरियात के ताल्लुक से भी हमें भी और हमारे नाज़रीन को भी कुछ बताइए कि शेरियात असल में है क्या? भाई असल में जिस ज़माने में हम आ गए हैं, उस ज़माने में लुगत नवीस जो है नकल नवीसी में मुब्तला है, ओरिजिनल कोई किताब लिखी नहीं जा रही है। बहुत अच्छे। अच्छा, उसकी वजह यह है कि अच्छा ये कोशिश जो है नसीर तुराबी ने, चाहे वो छोटे पैमाने पे सही, ये कोशिश कर डाली थी शेरियात की शक्ल में। बहुत तो उसमें इमला का भी मसला था, उसके अंदर लफ्ज़ की जो सौत थी या तलफ़ुज़ात थे वो भी थे उसमें। तो अब मसला ये आ रहा है कि जब हमारे सिक्का बंद लोग उसको देखेंगे या देखते हैं तो कहते हैं तो कोई चीज़ ही नहीं है। अच्छा, हर नया काम करने वाला आदमी जो है उस मराहिल से गुजरता है, उन मराहिल से नसीर तुराबी को भी गुजरना पड़ा। वाह। तो यही हाल हम ये देखते हैं कि इन्होंने सारी चीज़ें तो आपको बता दी कि भाई गज़ल के हवाले से, फिर लुगतुल अवाम का किस्सा भी इसी नौ का है। अब मिसाल के तौर पर, यानी अगर हम कहें कि भाई ऑक्सफोर्ड जो है उसका रिवाइज एडिशन, वेबस्टर के रिवाइज एडिशन आते हैं, अच्छा हमारे यहाँ ये रिवायत नहीं है। हम आज तक उसमें मुब्तला हैं कि लफ्ज़ मौसम नहीं मौसम है। ठीक है भाई, अरबी में बात करेंगे मौसम, बिल्कुल ठीक है। तो अच्छा, ये वाले जो मसाइल हैं इसको उन्होंने जिस हद तक भी वो समझ रहे थे, और ऐसे लफ्ज़ियात को उन्होंने लफ्ज़ों को इकट्ठा कर दिया था। और फिर ये कि इसमें दो राय तो है नहीं, लारैब पर भी उन्हें एक इनाम मिला, जो उनका अपना लारैब उनकी मजहबी शायरी का मजमुआ है जो है। तो फिर ये जो गज़ल का जो मामला है उनका, तो मैं एक बात बहुत वाज़ेह तौर पे बताता चलूं, जी ज़रूर, कि ये जो तहजीबी रूह की मौत वाक़ई होती है, वो होता ये है कि हर ज़बान और हर बोली जो है वो एक सकाफ़त रखती है। बेशक किसी भी खित्ते में मुख्तलिफ सकाफ़तें होती हैं। वाह। और जब वो आपस में करीब आना चाहती हैं तो तहजीबी अमल शुरू हो जाता है। बहुत अच्छे। और उस तहजीबी अमल के नतीजे में कोई तहजीबी ज़बान भी बन जाती है, जैसे कि उर्दू एक तहजीबी ज़बान हो गई। वाह। तो अब ये सारे मामलात को मद्देनज़र रखते हुए अब जब नसीर तुराबी की तरफ हम जाते हैं तो नसीर तुराबी जो है वो क़याम पाकिस्तान के बाद का शायर है। वाह। अगर हमें शायरी देखनी है कराची के हवाले से, तो जो कैपिटल था कराची, अभी इन्होंने कहा कि बड़े शहर का शायर, लाहौर का शायर, तो अब अगर हम ये कह लें कि नसीर तुराबी कराची के शायर हैं और कराची के हवाले से पूरे पाकिस्तान या उर्दू दुनिया की नुमाइंदगी करते हैं। बहुत अच्छे। तो जैसे कि हमारे ये बैठे हुए हैं हमारे डॉक्टर साहब भी जो हैं बुनियादी तौर पर कराची की नुमाइंदगी करते हैं और नुमाइंदगी करते हुए पूरे पाकिस्तान की बात करते हैं। बहुत अच्छे। और पूरी दुनिया की बिल्कुल अच्छे। तो हम डॉक्टर साहब शादाब भाई, हम क्या ये भी कह सकते हैं कि हमारी बज़्म में जो 3 शख्सियात, बुलंदकामत शख्सियात मौजूद हैं, तो असल में ये हमारे शहर का ओरिजिनल चेहरा है। हम अपने बारे में कोई क्या कहेंगे? मैं आपसे कहूँगा, और नाज़रीन कराम, खूबसूरत गुफ्तगू आपकी समाअतों तक मुंतकिल कर रहे हैं हमारे आज के मेहमानान। हम इस वक्त एक वक्फे पर जा रहे हैं, वक्फे से दोबारा हाजिर होकर गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से दराज करते हैं। नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बज़्म शायरी। जैसे कि मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि हमारी बज़्म में आज दुनिया उर्दू की मुमताज़ शख्सियात यकजा हैं, और यकीन जानिए कि हमें बहुत इल्म हासिल हो रहा है इन अहबाब से गुफ्तगू करके। हम वक्फे से दोबारा हाजिर हो चुके हैं और हम डॉक्टर साहब को ज़हमत देंगे कि नसीर तुराबी के ताल्लुक़ से अपने ख़यालात का इजहार कीजिए। डॉक्टर साहब, हमारी कतन हम ये जिसारत भी नहीं कर सकते कि आपके सामने सवाल भी कायम करें, तो हम यूँ ही जानना चाहेंगे कि आपके गालिबन हम असरी ही कहलाएंगे नसीर तुराबी,
तो आपने मजमूई तौर पर नसीर तुराबी को एक शायर की हैसियत से, एक इंसान की हैसियत से, एक ज़ुबादां की हैसियत से आप किस तरह से देखते थे? जी, ये बात सही है कि जो शायरी की इब्तदा का नसीर की जो दौर है वही तकरीबन वो है कि जब मैं या मेरे साथ के कुछ और लोग अच्छा अदबी और शायरी के मंजरनामे पे आए। लेकिन मैं जो नसीर को याद करता हूँ और अपने साथ साथ महसूस करता हूँ वो इस लिहाज से करता हूँ कि अपने इब्तदाई दौर से नसीर में एक बहुत ही मुनफरद सलाहियत ये थी कि अपने साथ रहने वालों में और अपने बाद आने वालों के लिए और जो पहले हैं उनके लिए उसमें एक रब्त व ज़ब्त का सिलसिला पैदा कर सके। बहुत अच्छे। ये बात ज़रूरी थी वाह। तहजीब के, हमारी अपनी माशरती एक तहजीब थी। वाह वाह। उस तहजीब पे कितने लोग कारबंद रह सकते हैं या रहेंगे, ये बड़ा मसला था और नसीर इसको महसूसात की सतह पे बहुत ज़्यादा संजीदगी से ले रहा था। वाह। पहली बात तो उसने ये की कि पूरी उस तहजीब को कि जो हमारी तहजीब है, माशरती तहजीब है, ठीक, उसमें एक नुमाया एक किरदार के तौर पे जैसे कि होना चाहिए, उसकी एक मिसाल बने। बहुत अच्छे। फिर दूसरी बात ये थी कि जिस घराने से नसीर का ताल्लुक था, वाह, आप बहुत देखिए, इल्मी अदबी घराना वो है। बहुत बड़ा था। इसे अल्लामा हम रशीद कहते हैं, तुराबी साहब के इसे फर्जंद। अंग्रेजी इस्तिलाह में तो बर्डन ऑफ रेफरेंस है। हाँ बिल्कुल, बहुत यही अच्छे, बहुत बहुत अच्छा, अच्छे ये डॉक्टर बहुत साहब। बड़ा बोझ और क्या वजन है कहने, भाई, वाह। बड़ी जिम्मेदारी है। इसको सहारने के लिए और कि उस पे आंच ना आए क्या और एक कहने, नुमाइंदा की क्या हैसियत कहने, से क्या खूबसूरत उन्होंने- नुक्ता निकाला है डॉक्टर उन्होंने साहब। वो सारी चीजें कि जो वो तहजीब वाह। वो आ रही थी वो सब की सब उसने मुंतकिल की। वाह। फिर जो बड़ी अहम बात है और हमारे जो अहले इल्म इस वक्त बैठे हुए हैं, मेरा तो ये ख्याल है कि यानी मुझे थोड़ी सी जो ये एहसास होता है कि आसूदगी का थोड़ा सा महसूस होता है कि चलो ये मेरा ज़माना जो है, ये हमारा वक्त जो है, उसमें ऐसे ऐसे जय्यद लोग वाह, मौजूद हैं, वाह, ये फरासत रिजवी बैठे हैं, डॉक्टर शादाब ये आलिमाना वाह सिलसिले के लोग हैं। वाह वाह। ये सिर्फ शायरी वायरी की बात नहीं है, ये वाह। इल्म की बात है, बहुत अच्छे। आलिमाना सिलसिले की बात। अब नसीर ने ये देखा कि उसे एक मॉडल इस तरीके से भी बनना चाहिए कि रिवायत है, आने वाला वक्त है और इसमें जो लोग इस सिलसिले में शामिल होंगे उनका तर्ज एहसास वाह किस नौइयत का और किस तरीके से, क्या उसकी तरबियत की जा सकती है। वाह वाह। ये तरबियत जो है उसने दोनों तरीके से की, अपने शेर के हवाले से भी और जहाँ जहाँ उन्हें गुफ्तगू का और अपने उसका मौका मिला, इजहार का मौका मिला, वहाँ उसने इस बात की अहमियत और उसको आगे ले जाने के लिए वाह। एक पूरा तहजीबी सिलसिला, वाह। यही उनकी शायरी में आया। बहुत अच्छे। अच्छा, शायरी में बड़ा मुश्किल मामला ये है कि वो जिस तरीके से शेरियात जी जी। या ये कि जो ज़बान है और जो उसकी तहजीब जैसे वो उसे जानते थे, अल्फाज का चुनाव, यानी अल्फाज जैसे कि है, ये सब अहले इल्म तो बड़े हैं, इनसे कभी बात कीजिएगा कि अल्फाज तो अच्छे कम अच्छे बुरे ये नहीं होते, उनका तो सही और बेहतरीन और सही इस्तेमाल जो है उन्हें बड़ा बनाता है, वो अहमियत होता है। बहुत अच्छे। कि जहां आपने एक लफ्ज चुन के रख दिया उसकी जगह अब मुतबादिल ना आ सके, वो बेहतरीन है, खूबसूरत, सबसे बेहतर। वाह वाह। तो इस तरीके से वो जो उसकी शायरी में उसका चुनाव है और अल्फाज का इंतखाब है, वो लेके जब जिस तरीके से नसीर चले, बहुत अच्छे। वो भी बड़ी कमाल की चीज़ है। इस सारे उसमें जो चीज़ हावी रही उसे हम क्राफ्टमैनशिप, वाह, यानी जो बुनत है, वाह वाह, जो शेर की और सजावट वो सारी चीज़ें हैं, वो नुमाया होके ऊपर आती चली गई। वाह। सो इसकी वजह से नसीर का शेर जो है वो अपील करता है और हमें महसूस होता है। और देखिए इसमें शोर साहब ने, मंजूर हुसैन शोर साहब ने बड़ी अहम बात कही है। उन्होंने ये कहा है कि अच्छी शायरी की पहचान एक ये हो सकती है कि जब आप उसका मुताला करें या आपके कानों में वो पड़े तो आपके अपने जज्बात इजहार तलब हो जाए। वाह। ये जो जज्बात को इजहार तलब बना देना है कि जो कारी है, जो उसे सुन रहा है, वो भी अंदर से महसूस करे। ये कमाल नसीर के उसमें था।
और जाहिर है कि ये तो याद रहने वाली चीज़ें हैं बेशक। और ये तमाम हजरात जो हैं, जो अहले इल्म और बड़े हैं, ये और इनके बाद इनके शागिर्दान जो होंगे वो इस सिलसिले को आगे ले जाएंगे और उस पर तहकीक करेंगे। बेशक, बहुत शुक्रिया। तो डॉक्टर साहब ने ये जो बात की ना जी कि उनका ताल्लुक एक बड़े खानवादे से था, जी जी, देखिए, और ये कहा कि ये कोई मामूली बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है कि जो आपकी निस्बत है, हिफाजत, उस निस्बत की, जो निस्बत है आपकी, उस निस्बत का एतबार कायम रखना, उसकी तौकीर की हिफाजत करना। बहुत अच्छी बात। एक बार दिलीप कुमार साहब से मेरी मुलाकात हुई पीटीवी में, जब वो इंटरव्यू के लिए आए हुए थे, अब्दुल करीम बलोच साहब के कमरे में बैठे थे, तो बहुत खूबसूरत गुफ्तगू उन्होंने की किसी बात के हवाले से जहाँ उसके इजहार का मौका नहीं है। लेकिन जो मैं नसीर तुराबी साहब के हवाले से बात कहना चाहता हूँ वो ये है कि मैंने दिलीप कुमार साहब से कहा, मैंने कहा आपने इतनी ज़बरदस्त बात की, तो क्या आपने इस मौजू पर मुताला किया था? तो उन्होंने एक ऐसी इस्तिलाह इस्तेमाल की जो डॉक्टर साहब तशरीफ रखते हैं, कराची में आज से 40 साल पहले वो बहुत इस्तेमाल होती थी, फिर लोग उस इस्तिलाह को, उन लफ्जियात को भूलते चले गए। वो क्या है? दिलीप कुमार ने मुझसे ये कहा, यूसुफ साहब ने, उन्होंने कहा कि नहीं मैंने मुताला नहीं किया, इल्म मजलिसी। ताजदार आदिल मौजूद थे, मुदब्बिर साहब थे, बहुत लोग थे, उनका इल्म मजलिसी। मैंने कहा क्या मतलब? कहने लगे मुझे इल्म मजलिसी हासिल है, मैं हिंदुस्तान के अजीम तरीन और बड़े बड़े लोगों की सोबत याफ्ता शख्सियत हूँ, मैंने बड़े बड़े लोगों की उलमा की जूतियां सीधी की हैं, उनकी गुफ्तगुएं सुनी हैं, उनको याद रखा है, वो मेरे लहू में गर्दिश करती हैं, वो मेरे वजूद का हिस्सा है। तो नसीर तुराबी के लिए मैं ये इस्तिलाह आपकी खिदमत में पेश करता हूँ कि वो इल्म मजलिसी के बहुत बड़े आदमी थे। यानी इल्म मजलिसी का मतलब ये है कि उन्होंने आरजू साहब की सोबत देखी, आरजू लखनवी की, वो यगाना से मिले, कमर जलालवी तो रहते ही उनके घर में थे, फिर अपने जमाने के बड़े लोगों में फैज साहब, जोश साहब, ज़ेड बुखारी से, तो उन्होंने देखिए उनकी एक सिफत ये भी थी कि वो बेहतरीन तहतुल लफ्ज़ मरसिया पढ़ते थे नसीर तुराबी, और वो जानते थे कि मरसिया पढ़ने का क्या आर्ट है, गम के बंद कैसे पढ़ने हैं, जंग के बंद कैसे पढ़ने हैं, रुखसत के बंद कैसे पढ़ने हैं, तमाम उतार चढ़ाव के साथ, हाँ, और जो बुका है उसको किस तरह पेश करना है, और रजस किस तरह पढ़ना है, ये सारी चीजें बाकायदा उन्होंने कस्ब की थी ज़ेड बुखारी साहब से। बहुत अच्छे। उनकी सोबत हासिल की। मुस्तफ़ा ज़ैदी उनके दोस्तों में थे, मुस्तफ़ा ज़ैदी ने तो उनकी नज़्म भी लिखी है, कोहे निदा भी एडिट किया उन्होंने, उसमें भी शामिल रहे। जी हाँ बिल्कुल। तो वो जो है आखिरी किताब जो उनकी है। तो अब आप ये देखिए कि वो इल्म मजलिसी जो था उसके तहत वो जब वो गुफ्तगू करते थे, उनके अंदर एक ऐसा फ्लेवर पैदा हो गया था, एक ऐसा कलर और एक ऐसी क्रिएटिव गुफ्तगू करते थे। मैंने अपनी जिंदगी में तख्लीकी गुफ्तगू करने वाले चंद ही लोग देखे। सलीम अहमद को देखा, कमर जमील को देखा, जमीर अली बदायूनी को देखा, और मैंने नसीर तुराबी को देखा। जैसे जैसे रात भीगती जाती थी ना, उनकी गुफ्तगू और ज्यादा हिप्नोटिक होती जाती थी, और एक ऐसा लम्हा आता था कि वो गुफ्तगू एक तख्लीकी अमल बन जाती थी। यानी जहन में जो ख्यालात आ रहे हैं और जो आपकी जो रफ्तार है बयान की, वो एक वहदत में तब्दील हो जाते थे, और ऐसे ऐसे फ्रेजेस, ऐसे ऐसे मनाजिर, ऐसे ऐसी नुक्ते, वो इतनी खूबसूरत गुफ्तगू करते थे, और इतने ज्यादा मतलब ये कि उसमें दिलचस्पी, इतने उसमें हवाले, इतने उसमें अशार। फिर उनका फारसी शायरी का मुताला बहुत अच्छा था, डॉक्टर साहब जानते हैं, फारसी उनकी बहुत अच्छी थी। तो फारसी से जो उन्होंने तरकीब साजी और पैकर तराशी अपनी शायरी में की, वो बहुत यूनिक है। हालांकि नासिर काज़मी का नाम लिया जाता है, मदनी साहब का नाम लिया जाता है, खुद मैं कहता हूँ एक नाम नहीं लिया उन्होंने, क्या कहते हैं हमारे बुजुर्ग जमाल पानीपति ने, वो नाम भी जरूरी था। महशर साहब से भी वो बहुत मुतासिर थे, और महशर साहब की शायरी का भी, हालांकि बाद में महशर साहब की शायरी जो थी वो आपको पता है एक नीम सियासी उसमें कलर आ गया था, लेकिन उसके बावजूद उसका जमाल और उसकी रानाई वही थी। तो महशर साहब का भी उन पे असर था, लेकिन जो तरकीब साजी उन्होंने की है नसीर तुराबी ने, उर्दू गजल में ऐसी तरकीब साजी आपको मुश्किल से मिलेगी। है नसीर शाम सुपुर्दगी, कभी तीरगी कभी रोशनी, बकनारे गुल जरा देखना, ये तुम ही हो या कोई और है। बहुत अच्छे। तो ये जो फारसी शायरी से उन्होंने इस्तिफादा किया, ये बड़ा जबरदस्त था। देखिए जैसे राशिद ने फारसी के लफ्ज इस्तेमाल किए हैं, फरामोशगारी के नीले उफुक पर, तो शबे ज़फ़ाफ़े अबू जहल थी,
मेरे खुदाया ये कैसी शब थी, जहाँ उन्होंने नामानूस फारसी के लफ्ज़ इस्तेमाल किए, मॉडर्न पर्शियन के। उनकी फारसी बहुत अच्छी थी, वो तो रहते तेहरान में थे, बिल्कुल ठीक। तो वो पेवन महसूस होते हैं वो लफ्ज़, वो अपने सारे शिकोहे लफ्ज़ी के बावजूद पेवन महसूस होते हैं राशिद के यहाँ। लेकिन नसीर तुराबी ने जो तरकीब साजी की वो उनकी गज़ल में इस तरह घुल मिल जाती थी कि उसको ये पहचानना मुश्किल होता था कि ये इसके वजूद से बाहर कोई चीज़ है या इसका कोई बिल्ट इन हिस्सा है। बहुत अच्छे, ये उनका बड़ा कमाल बहुत था, अच्छे। मैं ये समझता हूं। अच्छा फरासत भाई, हम अगर ये जानना चाहें कि शायर लामहला अपने माशरे से जुड़ा होता है, उस माशरे का हिस्सा होता है और एक मजबूत ताल्लुक़ माशरे से रखता है,